और सीधे रुख करते हैं हैदराबाद का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हैदराबाद बेंगलुरु राजमार्ग, हैदराबाद विजयवाड़ा राजमार्ग, शहरी क्षेत्र के विकास के लिए अमृत मिशन लाया। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में 3.30 करोड़ मूल्य के 2 पार्क विकसित किए गए। GHMC के लिए क्रेडिट रेटिंग की पूरी करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया। सबसे बड़ी बात हैदराबाद शहर के गरीबों के लिए, अभी कोरोना काल के बाद मोदी जी PM स्ट्रीट वेंडर योजना लेकर आए। ये PM स्ट्रीट वेंडर योजना गरीब रेडी वालों के लिए है और मुझे कहते हुए आनंद होता है कि सबसे ज्यादा PM स्ट्रीट वेंडर योजना का फायदा अगर किसी एक राज्य को मिला है तो तेलंगाना को मिला है। 3 लाख लोगों को PM स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत लोन देने का काम किया गया और सबसे ज्यादा किसी बड़े शहर में दिया गया है तो हैदराबाद को दिया गया है। 30,000 से ज्यादा PM स्ट्रीट वेंडर के लोन दिए गए। लगभग और 72 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना मेट्रो की लागू हो रही है। इसके अलावे हैदराबाद के लिए पहले पासपोर्ट की बहुत बड़ी दिक्कत थी, अब पूरी व्यवस्था को प्रोफेशनलाइज कर दिया गया है और सारा काम टेक्नोलॉजी बेस कर एक अद्यतन पासपोर्ट ऑफिस यहां पर बनाने का काम किया है। और इसके साथ साथ हैदराबाद के अंदर ये IT का बड़ा हब है। देश भर के युवाओं के लिए मोदी जी ने ढेर सारे योजनाएं और ढेर सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं। इसका परिणाम है कि दुनिया भर में आर्थिक संकट है मगर FDI इनफ्लो सबसे ज्यादा भारत में है। FII इनफ्लो भी नवंबर में रिकॉर्ड जगह पे पहुंचा है। IT सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है इसका सबसे बड़ा फायदा हैदराबाद को हो रहा है। हमने देखा है कि हैदराबाद में भारत की योजना और प्रधानमंत्री जी के सबसे संपर्क से कई बड़ी बड़ी कंपनियां आकर्षित होकर यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है और मेक इन इंडिया की चमक भी हैदराबाद के अंदर बढ़ी है। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। अब न केवल वर्क फ्रॉम होम, इसकी जगह वर्क फ्रॉम एनीवेयर के लिए रास्ता खुला है और इसका सबसे बड़ा फायदा हैदराबाद के युवाओं को होने वाला है, जो IT प्रोफेशनल है उनको होने वाला है। ये मिनी भारत है। भारत भर के युवा यहां आते हैं, इनको वर्क फॉर होम की साथ साथ वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ये योजना का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी एक शहर के युवाओं को होना है तो वो हैदराबाद को होना है। स्टार्टअप के लिए भी बहुत ध्यान दिया गया है। ढेर सारी प्रायोरिटी में डिटेल में जाना नहीं चाहता मगर स्टार्टअप को मोदी जी ने खुद एक थ्रस्ट देकर एक नए उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसका भी सबसे बड़ा फायदा हैदराबाद को होने वाला है। स्टार्टअप्स के लिए व्यापार में आसानी हो, इसके लिए एक नया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम तैयार कर बहुत तेजी से इस पर आगे बढ़े हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भारत ने ग्लोबल रैंकिंग में बहुत बड़ी जंप लगाई है और इसके साथ साथ इनोवेशन इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग बहुत बेहतर हुई है। मित्रों, ये सबके कारण हैदराबाद जो मिनी भारत है, मिनी इंडिया है, इसके युवा प्रोफेशनलस को बहुत, उनके लिए एक क्षितिज बहुत बड़ी खुली है और इसका फायदा हो रहा है। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे साथ हमारे प्रदेश का नेतृत्व बैठा है। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहां किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहां पर करेंगे। हम डायनेस्टी से
डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं, चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना, भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर ले जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ गया। अपने अपने रहन सहन को देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार तेलंगाना की जनता ने सहन किया है। तुष्टीकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं, किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे। और हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने की। इस प्रकार का सम विकास का हम वातावरण करेंगे। बाढ़ से डूबे शहर को बाढ़ मुक्त शहर बनाना चाहते हैं। और मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। कर सकता है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में 1 घंटा बाकी कह दीजिए कि हां हमारा मजलिस के साथ समझौता है। क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? इसका जवाब केसीआर और मजलिस दोनों ने होना चाहिए। और मित्रों, मैं मानता हूं कि आज सरदार पटेल के कारण ही ये हमारा तेलंगाना यहां से लेकर मराठावाड़ा तक और हैदराबाद भारत के साथ जुड़ा हुआ है। जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान में जाने की मुहिम चलाई थी, वो सभी संस्कृति से, ये निजाम संस्कृति से हम मुक्त कर एक विकसित शहर हैदराबाद को देना चाहते हैं। इसलिए मेरी हैदराबाद की जनता से करबद्ध निवेदन है कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करेंगे और मोदी जी का आशीर्वाद है ही है, तो हैदराबाद अपने आप आईटी हब बनेगा, इसको मुझे भरोसा है। मेरी बात समाप्त हुई। आप एक एक कर सवाल पूछ सकते हैं। यहां से कोई जो नाम बोलेंगे उसको करेंगे। जल्दबाजी मत करिए, सब सवालों के मैं जवाब दूंगा। है? चलिए साहब, ये सबको इसका जवाब मालूम है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सत्ता में आने वाली पार्टी नहीं है। हमारा इस देश के 17 से ज्यादा राज्यों में शासन है, केंद्र में कई बार हम शासन में रहे हैं। हमें देश की जनता जानती है और बार बार वोट भी देती है। जो ये आरोप लगाते हैं, उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए कि उन्होंने क्या करा है। सर, ओवैसी ने कहा है कि अगर यहाँ पर इलीगल रोहिंग्या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी रहते हैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई, मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में। देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है? देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। बहुत सर, केसीआर सर ये कहते हैं, केसीआर चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि सेंट्रल की तरफ से कोई फंड्स नहीं पहुंचे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जबकि जब बाढ़ आई है कहीं भी होने दो, कुछ सेंटर की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। बहुत समय से केसीआर सचिवालय नहीं गई है, इसलिए इनको आंकड़े मालूम नहीं है। मैं बता देता हूं, 224.50 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एसडीआरएफ का हमने दे दिया था और 3 नवंबर को 224.50 करोड़ टोटल सिर्फ हैदराबाद के लिए
500 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली हमने दिया है।